हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट का एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब है। अगर फ्रेंड्स आप पेपर 2 में एसएसटी वाला पेपर देना चाहते हैं और फ्रेंड्स देखिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि फ्रेंड्स इस वीडियो से प्रश्न नहीं बनने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से प्रश्न बनने का कारण यह है कि देखिए फ्रेंड्स हम लगभग 3 या 4 वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्न बिल्कुल एनसीईआरटी का निचोड़ है। देखिए फ्रेंड्स, इसको 60 नोट समझिए। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स हम इसी वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसमें फ्रेंड्स आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिएगा ताकि फ्रेंड्स एसएसटी की अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं और फ्रेंड्स बिल्कुल एनसीईआरटी के बुक से हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स देखिए, यह रिवीजन क्लास है, इसलिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन में नहीं बल्कि वन लाइनर फॉर्मेट में रखा गया है। इससे फ्रेंड्स आप अगर वीडियो को फास्ट करके देखेंगे तो आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स कलकत्ता में 1784 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट देखिए लगभग आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 20 से 25 प्रश्न बनते हैं जो कि फ्रेंड्स इस वीडियो से डायरेक्टली आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो फ्रेंड्स देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। फ्रेंड्स देखिए, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा और फ्रेंड्स ईयरफोन लगा के बढ़िया से सुनिएगा। फ्रेंड्स देखिए आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार वर्ष 1946। देखिए फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न बनना तय है और फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे सीटेट एसएसटी का पेपर 2 वाला, तो फ्रेंड्स बिल्कुल इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए अंतिम सरकार पूछता है कि जो अंतिम सरकार का गठन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, इनकी देखरेख कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे अंतरिम सरकार में? तो गृह और सूचना व प्रसारण मंत्री थे। इसको आप ध्यान से देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए थे और फ्रेंड्स जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। देखिए जगजीवन राम क्या थे? तो श्रम मंत्री थे, इसको आप याद रखेंगे। सरदार वल्लभ सिंह यह रक्षा मंत्री थे और फ्रेंड्स लियाकत अली खान यह क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। फ्रेंड्स देखिए सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं और फ्रेंड्स इससे प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार जिसका गठन हुआ था 1946 में, उसमें क्या थे? तो शिक्षा एवं कला मंत्री थे। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स देखेंगे अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो फ्रेंड्स देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। अब फ्रेंड्स देखिए जो ब्रैकेट में घेर के दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स इससे प्रश्न अधिकतर आपके बनते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक निर्वाचित
संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन करने का एक यह फ़ायदा है कि आप ज़्यादा प्रश्नों को जो है कि क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स ज़्यादा प्रश्नों को कवर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था संविधान सभा का गठन। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों के अनुसार। अब देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसको आप देखेंगे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस क्लास में आपको हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या फ्रेंड्स साइंस हो या जियोग्राफी हो, इससे सभी प्रश्न आपके कवर होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के या भारतीय संविधान से कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, इसको आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा किया गया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए फ्रेंड्स इससे प्रश्न हर बार बनता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो देखिए 22 जनवरी 1947 को। देखिए डेट भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे थोड़ा सा नीचे तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे टोटल। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो देखिए 2 वर्ष 18 माह 11 माह और 18 दिन, इसको आप याद रखेंगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे, इनको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष ने किया था। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए इनको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखेंगे संविधान सभा। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान सभा के बारे में देखिए इससे भी एक प्रश्न हर बार बनता है। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसको आप याद रखेंगे डेट को 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो देखिए इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 26 जनवरी, यहाँ पे देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि
26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। तो देखिए अंतिम यहाँ पे देखिए इसको आप याद रखेंगे संविधान सभा के बारे में। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो देखिए 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल इम्बोलेम के रूप में अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था। तो कब? 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए इससे भी प्रश्न आपका बनता है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। देखिए फ्रेंड्स संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। देखिए फ्रेंड्स डेट महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, जो कि फ्रेंड्स पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जानी जाती थी। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे कि भारतीय संविधान में, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा और इसको जूम करेंगे ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो आप मौलिक कर्तव्यों को याद रखेंगे और रूस देश को आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। अब फ्रेंड्स देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है या लिया गया है? तो इसको आप याद रखेंगे आयरलैंड। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स फ्रांस देश से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे, अभी फ्रेंड्स हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देख रहे हैं। अभी इसके नीचे आपको साइंस मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको मिलेगी। अब फ्रेंड्स देखिए भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन जो हमारे देश के संविधान में संशोधन होता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब फ्रेंड्स भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब देखिए शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था
किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा देश से प्रेरित है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो फ्रेंड्स जापान आपको याद रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रूस देश के संविधान से ली गई है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ब्रिटेन आपको याद रखना है। ब्रिटेन आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रिटेन, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब हम लोग थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स अभी बहुत लंबी क्लास होने वाली है, ठीक है, और ऑनलाइनर फॉर्मेट में है तो सिर्फ हम लोग थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? यानी कि फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मूल अधिकार पूछेगा प्रश्न में कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो देखेंगे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स देखिए जब हमारा संविधान पुराना था तो 8 अनुसूचियां थीं, अब वर्तमान में यह 12 हो चुकी हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर अनुसूचियां शायद बढ़ी हों, ठीक है। भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है, ठीक है। नए राज्यों का गठन किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। देखिए प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। अब फ्रेंड्स देखिए भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची में। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल है शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। अब देखेंगे राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सिर्फ उन्हीं को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। और देखिए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा देखेंगे नीचे अंग्रेजी को भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि अंग्रेजी भाषा को भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इनको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अब फ्रेंड्स याद रखेंगे नीचे आएंगे तो देखेंगे भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी वियर का यह कथन है, ठीक है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो देखिए संघ तथा राज्यों का एकल
संविधान है। इसीलिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान के बृहद होने का यही कारण है कि फ्रेंड्स देखिए संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। अब देखेंगे आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसको आप याद रखेंगे, नोट डाउन भी करिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था द्वारा समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था। देखिए, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके बाद इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ पर ईवीएस के प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि इससे भी प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स बायोम कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम जलीय बायोम होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे कम जैविक विविधता जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और देखेंगे जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया गया है? तो जैविक एवं अजैविक घटकों को सम्मिलित किया गया है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी गुण पाया जाता है सभी उपभोक्ताओं में। ठीक है, अब हम लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिन प्राणियों का जो है कि मतलब जो प्राणी लुप्त हो रहे हैं उनको उनका रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है, जो कि फ्रेंड्स IUCN संगठन से संबंधित है। रेड लिस्ट कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो दवा है इसी गिद्धों से बनती है। ठीक है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बल्लभगढ़ जो कि हरियाणा में है। यहाँ पर फ्रेंड्स भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे, अब हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर है? तो फ्रेंड्स 9.46 × 10⁻12 किमी यह होता है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब को मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स जूल होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसका मात्रक? तो त्वरण का मात्रक। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स वायुयान जो होते हैं इनके टायरों में नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस को भरा जाता है। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बना पाती है, इसी कारण। ठीक है, अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो अमोनिया NH3 को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल में हाइड्रोजन के साथ स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। ठीक है,
अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्वणीकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन की श्रेणी का पदार्थ है टेफ्लॉन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो है कि प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो फ्रेंड्स 78% होता है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे तो देखिए मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं, देखिए बायोलॉजी का प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि WBC के नाम से जानी जाती हैं, यह रक्त कोशिकाएं संक्रमण में शरीर की रक्षा करती हैं। ठीक है। अब देखिए किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो वो जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वह सर्वदाता यानी कि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का प्रवहन करना होता है। ठीक है। तो देखिए सारे फैक्ट हैं आपके जो कि इन्हीं से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए वृद्धि व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 पीएच तक होता है। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन हैं? तो रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर हैं। ठीक है। इनको आप याद रखेंगे और देखेंगे RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ध्यान से बंदर से है। ठीक है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे रक्त AB को। ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर की प्रतिरक्षा करना, यह श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है। रुधिर के जमने में किस खनिज धातु की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम Ca++ होती है। ठीक है। अब देखेंगे लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो फ्रेंड्स प्लीहा में नष्ट होती हैं। ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120 अधिकतम होता है और फ्रेंड्स 80 मिनिमम होता है। ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक सरल तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है तो उसकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो या तो A हो सकता है या तो O हो सकता है। ठीक है। अब देखिए रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के माध्यम से होते हैं। ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य, तो देखिए शरीर की प्रतिरक्षा करना। ठीक है। और देखिए रुधिर के जमने, देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न हम आपको ऊपर बता चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे, देखिए रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। ठीक है। यही बात है कि रक्त में अगर शर्करा का मतलब चीनी का मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसी को शुगर कहते हैं। ठीक है। तो उसको शुगर हो जाता है। ठीक है। अब देखेंगे आगे अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपके जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित था। ठीक है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अब देखिए सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का
पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और अब कहेंगे कि इनका विभाजन यानी कि यह इनका कहाँ पर मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था। और फ्रेंड्स 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे। ठीक है, तो विभाजन कब हुआ था और कब एक हुए थे दोनों हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। अब फ्रेंड्स देखेंगे आगे, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना, यह एक दूरगामी परिणाम था कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया निर्णय। ठीक है, अब देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो फ्रेंड्स सरोजनी नायडू कही थी मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम की एकता का दूत। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिससे एक या दो प्रश्न अनिवार्य रूप से बनता है, इसलिए फ्रेंड्स इनको हम एनसीईआरटी से यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाला लाजपत राय हैं। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। बंदी जीवन तो सचिंद्र नाथ सान्याल की प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड देखिए राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखिए, इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बनती है। नेशन इन मेकिंग यह किसकी पुस्तक है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीजन ऑफ इंडिया यह देखिए भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे यह किसकी पुस्तक है? तो भगवती चरण बोहरा की है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह किसकी है? तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखेंगे कुछ और पुस्तकों को जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती की है। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है। आनंद मठ देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद की प्रसिद्ध पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिए जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर देखिए यह किसकी पुस्तक है? तो दुर्गा दास की प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो विजय लक्ष्मी पंडित की। इंडिया एंड इंडियन मिशन देखिए एलेक्जेंडर डफ की प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको जरूर याद रखना है, इससे एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब देखिए थोड़ा सा अब हम लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर 5 या 6 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, तो यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसको आप याद रखेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था, बम्बई के पुणे में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, जो आयोजित किया गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब फ्रेंड्स देखिए, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी रखे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था?
तो लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था। और फ्रेंड्स कांग्रेस को क्या कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। और फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही चर्चित प्रश्न है और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन जाता है और फ्रेंड्स आप बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे हमारे नज़रिए से। अब फ्रेंड्स देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया वक्तव्य था, जो कि एग्जाम में प्रश्न आपके लगातार बनता है इससे। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और यह नीचे वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। यह किसने कहा था? तो यह लॉर्ड कर्जन का एक वक्तव्य था जिन्होंने कांग्रेस को कहा था। और फ्रेंड्स इससे लगातार प्रश्नों में आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। यह भी एक फैक्ट है और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, तो गांधी जी एक ही बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को आप याद रखेंगे। और यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस थे और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर 39 में थे लेकिन इस्तीफा दिए थे। और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो सरदार उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में किए थे। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? तो देखिए मदन लाल ढींगरा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखेंगे वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में पड़ता है, यहाँ पर किया गया था 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ। तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए जितने प्रश्नों का रिवीजन हम लोग किए हैं, देखिए सभी एनसीईआरटी के बुक से है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे प्रश्न बनना तय है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए 3 या 4 वीडियो और हम अपलोड करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, जो कि आपके रिवीजन में बहुत ही मदद करने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। और फ्रेंड्स शाम तक शायद एक और वीडियो अपलोड हो, आप उसका इंतज़ार करिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, आज के लिए इतना ही।